फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो सुनने ध्यान से बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी पर्टिकुलर एनर्जी की कोई रेडिएशन, इफ द रेडिएशन ऑफ अ सर्टेन एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस, strikes on the metal surface, then the ejection of electron from the surface of metal, ejection of electron from the surface of metal is known as photoelectric effect. Photoelectric effect generally is what? When an incident light of certain energy strikes on the surface of metal, then the ejection of electron occurs and this ejection of electron is known as photoelectric effect. ठीक है सर, ये मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? मेटल्स लाइक रुबिडियम और सीजियम, जो कि हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करवाया जा सकता है, उनकी बात हो रही है, उनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह का एक छोटा सा डायग्राम आपकी बुक में ऐसे भी दे रखा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके कोई मेटल की शीट है, मेटल की शीट के ऊपर कोई रेडिएशन ई एनर्जी वाली स्ट्राइक्स होती है। यहाँ पर हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आगे जाके कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से इस प्लेट से क्या निकलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और यही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चाहे आप ये डायग्राम बनाए, चाहे आप ये डायग्राम बनाए, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी छोटी कुछ बातें और ध्यान रखनी है। हर मेटल के पास में कुछ ना कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए। मतलब ईच एंड एवरी मेटल हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट देयर इलेक्ट्रॉन। मेटल एटम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी या मिनिमम एनर्जी हम लोग अभी बोलेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, या उसको हम लोग अभी आगे जाके वर्क फंक्शन भी बोलेंगे। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन, इज नोन एज वर्क फंक्शन। एच न्यू नॉट या ई नॉट से बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो आने वाली एनर्जी है वो एटलीस्ट मिनिमम एनर्जी से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ या सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ, ऐसे कर देंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज required to eject electron from metal surface। ठीक है, उसी मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं ई नॉट या एच न्यू नॉट, और यही हमारा कहलाता है बेटा वर्क फंक्शन W। ये याद रखना है आपको। That means we can say for ejection of electron, if we want to eject the electron, then क्या करना पड़ेगा? The E is the energy of incident radiation that should be greater than E naught। सही है, अगर मुझे मेरी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन करवाना है तो मेरी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। सर अगर बराबर हो, इफ
इफ E इज इक्वल टू E नॉट, देन हम क्या बोलेंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs but there is no kinetic energy in the ejected electron. अब मैंने वही बात बताई थी, अगर आपको कहीं जाने के लिए कोई किराया चाहिए, मान लो कहीं जाने के लिए 100 रुपये का किराया चाहिए और वो X जगह है, कोई भी X जगह पे जाने के लिए आपको 100 रुपये का किराया चाहिए, आप 100 रुपये ही लेके जा रहे हो, तो आप उस जगह तक चले जाओगे, पहुंच जाओगे, लेकिन उस जगह पर जाने के बाद आप कुछ कहीं घूमने जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास 100 रुपये से ज़्यादा एक्स्ट्रा कितने रुपए है। अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये है, आप सिर्फ उस जगह तक पहुंच जाओगे, आप उससे आगे का मूवमेंट नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पास 40 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपीज़ है, तो आप जा ही नहीं पाओगे। तो इफ फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ E शुड बी ग्रेटर देन E नॉट। अब ये कितनी ज़्यादा होगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इसी में हम बात करेंगे, व्हेन E is greater than E naught, when E is greater than E naught, the difference in between E and E naught is equal to the kinetic energy. ध्यान रखें, E और E नॉट का डिफरेंस जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन कितना मूवमेंट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कितना दूर जाएगा, कितनी स्पीड के साथ जाएगा, वो डिपेंड करता है कि जो आपने एनर्जी दी है वो कितनी एक्स्ट्रा है, किससे, मिनिमम एनर्जी से। जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी मिनिमम एनर्जी से आप दोगे, उतनी उसकी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अ फोटोन ऑफ सूटेबल एनर्जी, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, व्हेन अ फोटोन ऑफ suitable energy is allowed to strike on the surface of metal, then ejection of electron is called as photoelectric effect. Photoelectric effect. बोली बात समझ में आई? ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है? When a photon of suitable energy is allowed to strike on the surface of metal, then ejection of electron is called as photoelectric effect. यहाँ तक ओके बेटा? डायग्राम बना दिया? चलिए आगे बात करते हैं। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब वापस मैं वर्क फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। वर्क फंक्शन को हम लोग W नॉट से लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ व्हाट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है। क्या लिखेंगे वर्क फंक्शन के लिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी required to remove the electron from the surface of metal
is called work function. ये एक तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी कही जा सकती है, बट हम इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी ना बोलकर क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं. तो W नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, H म्यू नॉट. W नॉट इज इक्वल टू H म्यू नॉट. म्यू नॉट क्या है, तो देखो W नॉट तो आपका आ गया वर्क फंक्शन. H क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट. म्यू नॉट क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब इसको अलग से पढ़ेंगे. ये डेफिनेशन है, सबसे पहले लिखने दी है, और कहीं और भी लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बेटा कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना. वीडियो के हिसाब से ऐसा ना हो कि तुम वीडियो चल रहा है इस हिसाब से तुम चुपचाप बैठे रहो, ऐसा नहीं है. पहली प्रायोरिटी आपकी है, आपको समझ में आना ज़रूरी है. अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बनाने का मेरा कोई मीनिंग नहीं. ठीक है, यहाँ पे भी समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लेना. क्लियर है. थ्रेशोल्ड, पहले तो हम लोगों ने वर्क फंक्शन देखा, अब इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी ना बोलकर क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन. सर कह सकते हो, कह सकते हो, कहना नहीं है ना, सकना अलग बात है. हम इसके लिए अलग से वर्ड दिया हुआ है वर्क फंक्शन, तो आपको वर्क फंक्शन ही बोलना है. फिर आपको थ्रेशोल्ड बोलकर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख देता हूँ. देखिए बेटा, अब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को समझते हैं. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जैसे मिनिमम एनर्जी होती है उसी तरह से मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगी. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी which is required to eject electron from metal surface is called threshold frequency. ठीक है, अब देखिए आगे. तो आपको देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी या यूं कह दीजिए वर्क फंक्शन के बारे में बताया गया. इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. फॉर्मूला आपके पास में क्या आया, W नॉट इज इक्वल टू एच पी नॉट. इस बात को मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हो जाता है. और ये छोटी छोटी क्या हो जाती है, डेफिनेशन. मतलब ये मान लीजिए मेरे पास एक मेटल सरफेस है. मेटल सरफेस की अपनी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी. उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम दे देते हैं बेटा वर्क फंक्शन. क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन. कि भाई इसको कितनी मिनिमम एनर्जी दूं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, तो वो एनर्जी का अमाउंट क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन. पहली बात. अब अगर वर्क फंक्शन है जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू. तो इसी तरह से जैसे मिनिमम एनर्जी होती होगी उसी तरह से मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होती होगी. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब भी वापस वही, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उस लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो जितनी रिक्वायर्ड है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो एटलीस्ट मेरे आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी तो होनी ही चाहिए, जस्ट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर मैं उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी देना चाहता हूँ तो मुझे इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन को मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा रखना पड़ेगा. ऑब्वियसली अगर मुझे कहीं एक्स जगह पे जाना है घूमने के लिए, मुझे सिर्फ जाना है, तब तो मैं वहाँ जाने के लिए जितने पैसे रिक्वायर्ड है उतने के टिकट ले लूँगा, बात खत्म. लेकिन अगर मुझे वहाँ घूमना है
तो मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ जो पैसा है जो कि है टिकट, वहाँ के टिकट के अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके जाने पड़ेंगे ताकि मैं वहाँ उन एक्स्ट्रा पैसों से घूम सकूँ। जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे होंगे उतना ही वहाँ मैं घूम पाऊँगा, उतनी मेरी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा उतनी ही ज़्यादा एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा, उतनी उसकी स्पीड होगी। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, इसी चीज को हम वापस और समझते हैं। कंडीशंस फॉर, देखो देखें हेडिंग लगाओ, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या क्या कंडीशंस रह सकती है? सबसे पहले एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखो बेटा, एच न्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? ई से है, और डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? ई नॉट से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट, या फिर न्यू कह दीजिए। ये सब आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, और इवन हम इक्वल टू भी कह सकते हैं। कैसे सर? अरे बेटा न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? यहां तक ओके है? अब यहाँ एक छोटा सा कहानी में ट्विस्ट आता है जो अक्सर बच्चा गड़बड़ करेगा। ये इक्वल टू का होता है, मतलब इसमें दोनों बातें आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। ये वाला साइन दोनों को बताता है कि या तो ग्रेटर होगा या बराबर होगा, ये दोनों बातें इसमें आती हैं। अब एक देखो नई बात, इंपॉर्टेंट काम की चीज, ये तो सब बताते हैं, सब याद करवाते हैं, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं, अरे भैया अगर मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्या मिनिमम लैम्डा नहीं होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात तो सब करता है, लेकिन क्या कोई लैम्डा की बात नहीं करता? मतलब अब जहां पे भी मिनिमम एनर्जी होगी तो एक मैक्सिमम लैम्डा भी होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए म्यू और लैम्डा के बीच का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात को थोड़ा सा गहराई से समझना। अगर एनर्जी की बात करूं तो देखो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो E की कोई मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है तो न्यू की भी कोई मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। तो देखो E और न्यू, ये E है, ये एक तरह का क्या है? E, और ये क्या है? E नॉट। बस लिखते नहीं है E नॉट, उसकी जगह H न्यू और W लिखते हैं। तो अगर इस तरह से है तो इसका मतलब क्या, हम लैम्डा के रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। और ये लैम्डा मिनिमम नहीं है, ये लैम्डा मैक्सिमम है। ये लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा दैट मैक्सिमम लैम्डा वेवलेंथ, जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब आप कहोगे सर मिनिमम क्यों नहीं बोला? अरे भाई मिनिमम कैसे बोलूंगा? फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो लैम्डा क्या रहेगी? मैक्सिमम। मतलब अधिकतम से अधिकतम इतनी लैम्डा चाहिएगी, ये लैम्डा रिक्वायर्ड। अब सुनो, अगर मेरे आने वाली रेडिएशन इंसिडेंट लाइट की लैम्डा, मेरा जो मिनिमम अमाउंट ऑफ या जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैम्डा है उससे कम है, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाएगा। इसको यूं समझो बेटा, लैम्डा जितना कम होगा म्यू इतना ही ज्यादा होगा ना। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए?
जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आई? अगर आप म्यू का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो आप लैम्डा को उसका उल्टा कर दो, क्योंकि देखो लैम्डा ऐसी चीज है जो आपको कंफ्यूज करेगी म्यू से। आप म्यू रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, लैम्डा का बोलता भी नहीं है। अब मान लीजिए ये 4 कंडीशन दे दे और इसमें से 4th बना दे नन ऑफ अबव, और 4 बोल दे कि विच ऑफ द कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनना ध्यान से, ठीक है। और इसमें भी लेसर का साइन, इसमें भी लेसर का साइन, और ये ऐसा कैसा, और एक नन ऑफ अबव कर दे, तो आपको उस साइन को देख के समझना पड़ेगा कि अगर ये लेसर है तो ये काम की नहीं है, ये भी काम की अगर लेसर होती, लेकिन ये लेसर ही होनी चाहिए। समझ में आई बात? ये थोड़ा सा दिमाग को खराब करने का काम होगा, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लैम्डा शुड बी लेसर, ठीक है, ये लिख दो। अब आप इसकी चाहो तो डेफिनेशन लिख दो, मैं लैम्डा नॉट की डेफिनेशन लिखा देता हूँ। देखो इसे, लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। चलो इसकी एक डेफिनेशन लिखो द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द मैक्सिमम wavelength of the incident light up to which the ejection of electron from metal surface can occur, or photoelectric effect can occur is called lambda naught। ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जरूरी है। मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। समझ में आई बात? इससे ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बोलो समझ में आई? ये 3 कंडीशन और इसको स्टार लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बिठा दो बेटा, करें आगे। चलिए अब लिखिए, देखो केस 1 है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग केस लगा रहे हैं। केस 1 होगा आपका इफ h nu is less than w। h nu is less than w का मतलब समझे, w वर्क फंक्शन है, मतलब एक तरह से h nu is less than h nu नॉट हुआ। तो मुझे बताओ, अगर आपका h nu, बेटा वापस बता देता हूँ, h nu का मतलब आने वाली रेडिएशन की एनर्जी की बात हो रही है। h nu नॉट का मतलब मिनिमम एनर्जी, जिसे आप h nu नॉट या वर्क फंक्शन बोल रहे हो। अगर मेरे आने वाली रेडिएशन की एनर्जी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है उससे कम है, क्या रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? नो। तो देयर इज नो ejection of electron and no photoelectric effect। No photoelectric effect। Case 2, if h nu is equal to w naught। अब अगर आने वाली रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर है, तो फोटो इलेक्ट्रिक
defect occurs, ejection of electron takes place from surface of metal, but there is no kinetic energy will be found in photoelectron. काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, बस निकल कर बाहर सरफेस पे आ जाएगा, आगे कहीं नहीं जाएगा। निकालने के लिए एनर्जी थी, मतलब ये वही वाली बात है कि यहाँ से किसी जगह पे जाने के लिए 100 रुपये की रिक्वायरमेंट थी और 100 रुपये मेरे जेब में है, तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा, मैं वहाँ कहीं घूमने नहीं जा सकता, मैं वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता अगर मेरे पास 100 रुपये से ज़्यादा रुपये नहीं है तो। ठीक है, तीसरा केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इफ h nu is greater than w naught, तो यहां पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। अब वो कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे, उसे हमें समझना है। ठीक है, और ये अभी इस केस में जो भी ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ये एक तरह की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी हो सकती है। भाई जितना उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज़्यादा मिलेगी उतनी ज़्यादा वो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, h nu इज इक्वल टू E प्लस W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। भैया ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, h nu से ही आई। अरे मुझे 1000 रुपए किसी ने दिए कहीं जाने के लिए और उसका किराया 100 रुपए है, तो उसके अलावा जितना भी मैं घूमूंगा वो इससे ही तो रिलेट कर रहा है। भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी चाहिए मुझे वो तो चली जाएगी, लेकिन मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी वो डिपेंड तो इसी पे कर रही है। अब वो क्या है, कितनी है, वो तो एटम टू एटम, मेटल टू मेटल वेरी करेगी। बट मैं एक जनरल स्टेटमेंट कहूँ तो क्या h nu इज इक्वल टू W नॉट प्लस A मैक्सिमम लिखा जा सकता है ना? क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं? क्या h nu इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है ना? अरे भाई W क्या एक तरह का मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरफ ले लूं, h nu माइनस h nu नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये हमने कल भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था, कोई बड़ी बात नहीं बोली, लेकिन अभी थोड़ी बड़ी बातें आएगी, इसलिए मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। अब उसके बाद में क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं? बोलो इसमें कहीं तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। के मैक्स, क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? क्या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है? अरे भैया न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है ना, कोई नई बात नहीं है।
अब यहाँ समझना एक बात, हालांकि फिजिक्स में आता है पर आपको याद रखना पड़ेगा, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट photoelectric effect, kinetic energy of photoelectron is measured as, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब E इंटू वोल्ट, एनर्जी वोल्टेज, ये याद रखना पड़ेगा, ये आपके फिजिक्स का पॉइंट है। E is the charge on the photoelectron, वो है VW है वोल्टेज या एनर्जी एक तरह से, ये यहाँ पे सेंस लगा देंगे, सेंस रीनो। E क्या है यहाँ पे वोल्टेज, या इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, जो आप लगाने वाले हो। सर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब, अरे भैया आप एक एनर्जी देने वाले हो, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, समझना बात को, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है और एक आप उससे ज़्यादा दे रहे हो, तो उन दोनों की एनर्जीज के बीच में क्या आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का मतलब क्या, दोनों के चार्जेस की बात हो रही है, एक उधर से एनर्जी आ रही है, एक एटम उनकी अपनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आपने एक नाम सुना होगा, 3rd चैप्टर में आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और तुम्हारे 10th क्लास की पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, सरल भाषा में। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा हर एटम को होती है। अब जब आप उसे बाहर से कोई एनर्जी दोगे, तो एक तो बाहर से कहीं से एनर्जी मिलेगी, और अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज़्यादा है तो उनके दोनों के बीच में पोटेंशियल का क्या होगा, क्रिएट एक डिफरेंस क्रिएट होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये सब कुछ, ये वाली बात फिजिक्स में आती है, आप चाहें तो फिजिक्स में एक बार के लिए सर से बात कर सकते हैं, बट हमें ये एक बार के लिए याद रखना, इससे एक नया रिलेशन निकलेगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारे फिजिक्स में भी है 12th क्लास में, इसलिए कई बार आपको मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये एक्सपेक्टेड होता है कि केमिस्ट्री में फिजिक्स का कोई 2-4 कॉन्सेप्ट आ जाए, क्योंकि नीट में तो 11th और 12th दोनों को मिला के बात करते हैं, तो 11th की केमिस्ट्री और 12th की फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ मिला जुला क्वेश्चन बना दे तो कोई गलत नहीं है, और वो राइट रखता है पूछने का। तो इसलिए यहाँ से एक नया रिलेशन अपन और निकालेंगे, है ना। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी की जगह लगा देते हैं ई वी या वी नॉट, जो भी बोलो आप, वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी लिख सकते हो, वी नॉट एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको देखो, अभी यहाँ नहीं रख के एक बार के लिए छोड़ो, मैं इधर लिखता हूँ, इसको मैं अलग से लिख के लेके आता हूँ और फिर इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। चलिए देखिए, आपने जो सबसे पहले ये लिखा था, इसको बना देते इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। ये जो भी होगा बाय पुटिंग वैल्यू के ई मैक्स इन इक्वेशन 1, हमारे पास क्या आता है, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस ईवी। आप इसे बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना करें, कि ऐसे थोड़ा सा इसको अलग से स्पेशल बना दें, ताकि ये थोड़ा सा तुम्हें अजीब लगेगा और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं माना जाएगा। क्या ई वी इज इक्वल टू, अच्छा डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट, तो ई वी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिखा जा सकता है। वही सेम एच इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट, एच इज इक्वल टू पूरा अगर लिखे तो वही सेम एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट लिखा जा सकता है। चलिए आपने क्या करा, इधर देखो, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी को, देखो इसने और भी
ये कुछ है बेटा, कोई बात नहीं, अलग अलग रिलेशन से काम आएंगे सबके सब। एक ये पढ़ा, एक काइनेटिक एनर्जी को EV में इस तरह से लिखा, तो दोनों एक ही बात थी, ये आपने प्रूफ कर दिया। अब आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, आप mv²। अब आप वेलोसिटी से रिलेशन निकालने की सोच रहे हो, तो क्या करेंगे, यहाँ से वापस इस वाले अभी अपन इक्वेशन नंबर दे देंगे, तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी की जगह mv² = hc 1/λ/1/λ0 लिख सकते हैं। देखो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, समझना पहले। यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको सीधा सुनो, आप बोले देखो कंफ्यूज होना है तो आप 7 बार हो, नहीं होना है तो एक बार में भी नहीं होगे। अगर सिर्फ क्वेश्चन आता काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का, तो तुम्हें यहाँ तक जाना है, काइनेटिक एनर्जी = h नहीं और लैम्डा गिवन होगी। अब एक बात बताओ, जरूरी है कि आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछे? क्या आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं पूछ सकते? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की निकलने वाला, सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछे, तो बेटा यही क्या रखोगे, हाफ mv²। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ तो है ही, v से क्या निकाल सकते हो, बात समझ में आई? इसलिए बता रहा हूँ, एक्चुअली सही मायने में मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं। मैं यहाँ पे रख के छोड़ देता और ज़्यादा से ज़्यादा ये बता के छोड़ देता। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी = EV है, तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो ये डायरेक्ट रिलेशन आया कि नहीं आया? मैंने अपना काम आसान नहीं किया है, तुम्हारा काम आसान किया है। सर ये रिलेशन कब काम आएगा, अगर वो काइनेटिक एनर्जी पूछे ही ना, वो उसकी एनर्जी पूछ ले, वो उस पर लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को पूछ ले, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर इन दोनों में ये रिलेशन होता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी = hc × 1/λ - 1/λ0 है, तो क्या आप इसकी हेल्प से E और V निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो ये एक दूसरा रिलेशन आया। ये करना आपको होता है, मुझे नहीं करना होता है, तो आपका काम आसान हो रहा है। मैं ये पहले से बना के दे रहा हूँ, आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, आपको ये रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे। जब न्यूमेरिकल आएंगे तब समझ में आएगा, अच्छा ऐसे भी होता है क्या। और भर के न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कम से कम 20-30 न्यूमेरिकल अपने को कर ले, तब समझ में आएगा आपको चीजें। चलो, हाफ mv² = क्या आएगा, वापस वही सारा hc 1/λ - 1/λ0। अब देखो v निकालने का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ, आपको हो सकता है निकालना पड़े या याद रखो तो अच्छी बात है। इससे v कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। v v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे, अब देखो ये पूरी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 2hc/m 1/λ - 1/λ0। सर कैसे किया, चलो अभी करते हैं, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखो v = तो पहले v² m कहाँ जाएगा, नीचे, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। क्या मैं 2hc/m लिख सकता हूँ? v² = hc के अपॉन में जाएगा m और 2 जाएगा ऊपर, और जाएगा बेटा mv²/2 लिख सकता हूँ। आप mv² का मतलब क्या यही होता है, तो 2 कहाँ गया, m कहाँ गया, और v कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, रूट। अभी और काम कर सकते हो, पता है क्या, आपका काम आसान करना है। कैसे, सुनो, क्या h एक फिक्स वैल्यू है, क्या c एक फिक्स वैल्यू है, क्या m एक फिक्स वैल्यू है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अरे किसी के भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो वही है। तो क्या 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम
और उधर h की वैल्यू और c की वैल्यू को अगर तुम घर से ही खुद से ही करके चले जाओ तो तुम्हें करना क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये और 2 को मल्टीप्लाई करा के रूट निकाल देना। अब सोचो ये काम तुम एग्जाम के हॉल में कर रहे हो, सर के बाल उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे, खींचोगे कि नहीं खींचोगे, खींचने पड़ेंगे। कौन करे इतनी माथा फोड़ी। नहीं तो यहीं से करके चले जाओ तो कोई, ये आपका होमवर्क है, करना तो पड़ेगा, करना तो आप ही को है। मैं क्या क्या लिख के दूंगा भाई, और क्यों लिख के दूंगा। अब आपको क्या करना है समझ में आया। आपको 2 को प्लांक कॉन्स्टेंट, अच्छा यूनिट सारी देख लेना, यूनिट सारी की सारी मैच कर लेना। अच्छा एक और चीज, आप h की वैल्यू जूल इंटू सेकेंड में नहीं लोगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर में लेंगे। कल की बात है, 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर लिखाया था ना, यस और नो। तभी तो किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, सेंटीमीटर सॉरी स्पीड ऑफ लाइट का मीटर स्क्वायर से कटेगा, या जो भी होगा। नहीं तो किलोग्राम का क्या करेंगे सर। बात समझ में आई। ये आपको करना है, मुझे नहीं करना है। तो आपको इतना मैं याद करवा सकता हूँ, 6.626 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता था ना। तो सुनो, जूल की जगह हम लिखते थे मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, सुनना। और जब जूल की जगह मैं ये पूरी वैल्यू रखूंगा और ये बाद वाला सेकंड आएगा, तो क्या ये सेकंड इसके इनवर्स से कट जाएगा ना। तो क्या यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, याद रखना। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पूछे तो यहाँ ध्यान रखना, जूल की वैल्यू ये होती है। और ये जो पीछे छोटू सा सेकंड था ना, उसको सेकंड को हमने इससे काटा है। ये भूल जाते हो तुम, करने के टाइम ये भूल जाते हो और नहीं होता। समझ में आई बात। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी बारीक चीजें हैं, समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो गए काम से। ये आपको करना है, ये मैं नहीं करूंगा। ये वैसे आप ही की काम की चीज है। आप इसको पूरे को फिर इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, तब आपके पास इसकी क्या आएगी, कोई वैल्यू। पर यहाँ पर तुम लिख सकते हो 1/λ/1/λ नॉट। समझे। ये सारा काम आपको खुद को करना है, भले कैलकुलेटर से करो, लेकिन करा के याद तो रहेगा और लगा के लिख सकते हो। कितना काम बच जाएगा तुम्हारा। नहीं तो मैं शर्त लगा के कहता हूँ, तुम एग्जाम के दिन तो ये हॉल में ये नहीं कर पाओगे। कहाँ से कर पाओगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। और यही वो आपको मारता है। अब एक लास्ट पॉइंट, इसका ग्राफ आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बुक में नहीं है और ध्यान रखना है। लिखो ग्राफ बिटवीन Ke max and frequency न्यू ओनली न्यू। देखो के मैक्स इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू माइनस डब्ल्यू, है ना। क्या हुआ। अब इस ग्राफ को समझना बेटा थोड़ा। फिजिक्स या मैथ्स में ग्राफ वगैरह है क्या है? नहीं, पैराबोला हाइपरबोला नहीं। y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx
आए स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस आए क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। करा तो क्या दूंगा, वैसे है तो फिजिक्स का ही कोई मैथ्स का ही है, पर समझो। देखो ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। के ई मैक्स है और यह न्यू है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। डब्ल्यू क्या होता है? कांस्टेंट फिक्स है। किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा? फिक्स। प्लांक कांस्टेंट क्या होगा? तो क्या मैं के ई मैक्स प्रोपोर्शनल टू न्यू मान सकता हूँ? अच्छा, जब भी प्रोपोर्शनल होता है x प्रोपोर्शनल टू y तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में कई सारी समस्याएं। अब मैंने जो अभी बोला उसको समझना। एक रिलेशन आता है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसमें कुछ इस तरह से देखो, एक तो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, मैं ऊपर लिख देता हूँ सिर्फ एम एक्स, जिसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं होता। ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई एक्स और स्लोप क्या है m। अभी देखो, अभी आप इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना मत, आप सिर्फ ग्राफ याद कर लेना, क्योंकि अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। फिर मैं आधे अधूरे का नॉलेज बताऊंगा तो दिमाग खराब होगा। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जब डिटेल में फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे तो और समझाएंगे। अगर मैथ्स में नहीं समझाया ढंग से तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। अगर सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स आए तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना होगा। अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पैरेलल आ जाए, सिमिलर आ जाए, तो पता है आपको क्या करना है? आपको इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को ऐसे बनाना होता है। कई बार ग्राफ ऐसा देखा होगा, y ये x ये c इंटरसेप्ट और ये आपका हो गया स्लोप m। अब अगर यही फॉर्मूला माइनस एम एक्स प्लस सी होता, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा ग्राफ चेंज हो जाता। ये जो है आपका, ये तो ठीक है, ये y इज इक्वल टू अपन ने, ये तो ठीक है, माइनस एम एक्स में यहाँ आ जाता, ये इधर इस तरह से उल्टा हो जाता। अभी क्या किया है, अभी क्योंकि मैं डेप्थ पे जाए और दिक्कत हो जाएगी। अब ये क्या है, इसको समझना। एक्चुअली ये है y इज इक्वल टू, अब देखो x पे किसका रखा है हमने? न्यू को, तो ये है x और प्लस सी की जगह क्या आया है? माइनस सी। एक तो होता है माइनस एम एक्स, एक है ये माइनस सी। देखो ये रिलेशन किसके अकॉर्डिंग है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। माइनस सी में इंटरसेप्ट क्या हो गया? नेगेटिव। और देखो, लेकिन अब देखो आप ध्यान से देखना, ये वैल्यू है ना, कौन सी है? न्यू नॉट। आप देखो, आप इसको भूल जाओ, इधर देखो पीछे, आप इस सब चीजों को भूल जाओ, आप सिर्फ इसको याद रखो। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सबको चाहिए, वो यहां से होगी। अगर न्यू इधर है तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? कुछ नहीं होएगा। कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही यहां से शुरू होगा, यहां से यहां तक देयर इज नो इजेक्शन ऑफ। आप जैसे मान लो अगर 100 रुपए की कोई गाड़ी की टिकट है, मैं 20 रुपए लेके बैठा हूं, क्या मैं चढ़ पाऊंगा? 30 में, 40 में, 100 में? हाँ, 100 से चलना स्टार्ट कर। अब सुनो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। ये वाली वैल्यू क्या है? यहां से यहां आते हो तो क्या होती है? इंक्रीज। यहां पर ही म्यू क्या है? 0। यहां से यहां म्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ, पर देखो म्यू बढ़ा लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी यहां की यहां है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक आपने मिनिमम जो अमाउंट है वहां तक पहुंचे ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है। समझ लो, यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या है? 0 ही है। जैसे ही आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट किया, अब इस केस तक तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। अब इससे जितना तुम आगे जाओगे, काइनेटिक एनर्जी में क्या देखने को मिला? इंक्रीमेंट देखने को मिला। इतना समझना है और कुछ नहीं, कहीं नहीं है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन ये दे रखा है हमको, कहीं ना कहीं हमको ये पता होना चाहिए, तो बता।
बाकी ये माइनस MH इनमें मत जाना, अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ग्राफ समझ में आ जाए तो काफ़ी है। समझ में आ गया? ये वैल्यू 0 है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और म्यू भी 0 है। काइनेटिक एनर्जी तब तक 0 है जब तक कि म्यू और म्यू 0 बराबर ना हो जाती। अब जैसे ही म्यू की वैल्यू म्यू 0 से अप जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा, आपके पास एक क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर और आपको इसे सॉल्व करना है। समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बेटा आपको दिया हुआ है न्यू नॉट 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, या चाहे आप समझिए इसको हर्ट्ज बोल सकते हो। और क्या दिया हुआ है आपको? न्यू दिया हुआ है। न्यू दिया हुआ है 1 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। आपको पूछा है बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या जानते हो आप लोग? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन हमने लास्ट क्लास में कई बार पढ़ा है। क्या मैं इसको एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं? अब अगर यही सेम क्वेश्चन लैम्डा देके करवाया होता तो हम आगे लैम्डा का भी रिलेशन लेते, लेकिन लैम्डा नहीं दिया है, हमें सिर्फ न्यूज़ मिले हैं, तो न्यू को यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 6.62 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू कितना है? न्यू है 1 × 10⁻15 माइनस न्यू नॉट है बेटा 7 × 10⁻14, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब इसको 10⁻15 ना लिखकर क्या मैं इसको 10 × ध्यान से देखना 14 लिख सकता हूं? क्या इसको 10 - 7 लिख सकता हूं? तो 10 - 7 कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻14 लिख सकता हूं बेटा, जूल इंटू सेकेंड। अब देखो ये दोनों की वैल्यूज हर्ज में आएगी या सेकेंड इनवर्स में आएगी, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? सेकेंड इनवर्स ही मिलेगा। सेकेंड इनवर्स को क्या सेकेंड से कैंसिल आउट किया जा सकता है? बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.98 माइनस 20 जूल, 19 जूल, या आप 19.8 × 10⁻−20 जूल, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया? इजी था, कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है समझना। आपको वेवलेंथ मिली हुई है 4000 एंगस्ट्रम। ध्यान से सुने, मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है और उसका जो एनर्जी है, द फोटोन हैविंग वेवलेंथ दिस, वर्क फंक्शन कितना मिल रखा है आपको? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यह है मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पर हमारे पास में एक रेडिएशन आ रही है, उस रेडिएशन की लैम्डा तुम्हें दे रखी है बेटा 4000 एंगस्ट्रम। क्या दे रखी है? 4000 एंगस्ट्रम। अब देखो ध्यान से, लैम्डा दे दी तो क्या तुम इस लैम्डा की हेल्प से ई निकाल सकते हो? ई निकालना पड़ेगा, बिकॉज ई निकाले बिना काम नहीं चलेगा। आपको देखो ऐसे बना देना चाहिए डायग्राम्स, छोटे छोटे डायग्राम्स बनाकर सीखना पड़ेगा आपको। मेटल की सरफेस पे 4000 एंगस्ट्रम की कोई लाइट है, वो स्ट्राइक कर रही है सरफेस। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13। अब देखो वर्क फंक्शन W0 बोलो, चाहे मैं इसको H न्यू नॉट बोलूं, एक ही बात है बेटा। W0 E0 या H न्यू नॉट एक ही बात है। और ये कितना हो गया? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हुई एक तरह की। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है
जिसे हम फोटोन बोल रहे हैं, एक तो आपको इसकी एनर्जी चाहिए। अब एक बात बताओ, आपको कब मिलेगी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? तो जो आपकी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है और जो आपकी मिनिमम एनर्जी है, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं। भाई फोटोन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी होगी? वर्क फंक्शन में जो एनर्जी काम आ गई, उस एनर्जी को मैं टोटल एनर्जी में से अगर घटा दूं, कम कर दूंगा, तो मेरे पास फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ेगा। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी निकल गई तो v निकालना पड़ेगा। क्या निकाल सकते हो? ठीक है। सबसे पहला सवाल, एनर्जी ऑफ फोटोन। यहां देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब ये पूछा है, थोड़ा मैं करेक्ट कर रहा हूं वापस। एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब जो स्ट्राइक होने वाला है ना, उसकी बात हो रही है। तो फोटोन मतलब ये है, ये क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटोन नहीं है। वापस देखें बेटा, क्या पूछा है क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये बेटा फोटोन कहलाता है, जो स्ट्राइक हो रहा है ना वो फोटोन है। ये क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इजेक्शन तो किसका हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि आपको क्या पूछी है? एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा की हेल्प से क्या निकालोगे? एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ये निकाल दोगे। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इसी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से तुम क्या निकाल सकते हो बेटा? वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। ये तीनों चीजें आपको पूछी है। पार्ट नंबर 1 आंसर आ रहा है बेटा फ्रेम में? हाँ, आंसर नंबर 1 देखें ध्यान से। आंसर नंबर 1 कैसे निकालेंगे बेटा? तो यहां पे देखिए, आपको एनर्जी पूछी है एंड वी नो E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू ही होता है HC बाय लैम्डा। H की वैल्यू तुम 6.62 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड लिख दोगे। ठीक है। C की वेलोसिटी कितनी होगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद में लैम्डा कितना दिया हुआ है बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसल। बेटा जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 3.09। क्या आएगा? नहीं, 49.5। राइट, इसका आंसर आएगा बेटा 49.5 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। आप लोग इसे अपने लेवल पे एक बार सॉल्व कर दें। पर क्या आपको जूल में पूछा है? नहीं पूछा। आप हाँ कैसे भी निकाल सकते, मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं एक बार के लिए। ठीक है ना? तो आपको आंसर किस में मिला? जूल में। अब जब भी आपको वैल्यू जूल में मिले और ये नहीं समझ में आया, ये तो इजी है बेटा, सिंपल सिंपल वैल्यूज रखनी है। जैसे ही जूल में निकला, आंसर आपको किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय किससे? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। उससे करोगे तो आपके पास में आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। देखो याद रखना, क्या याद रखना है? जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए जूल की वैल्यू को 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम या से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना ये रिलेशन छोटा सा, हालांकि पहले भी हम बहुत चीजें करवा चुके हैं, फिर भी नहीं हो तो याद रखना है। क्या करेंगे? E इज इक्वल टू 49.5 इंटू 10 टू द पावर -20 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19, और ये आंसर किस में आएगा? जूल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आएगा आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, प्लस का 19 और ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 1 का मतलब नीचे 10। क्या मैं इसको 49.5 अपॉन 1.6 और अगर इंटू 10 करूं तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? तो 49.5 में 16 को डिवाइड करवाया जा सकता है, और 49.5 में 16 को डिवाइड करेंगे, ये आंसर बेटा आएगा 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा है किसी के आंसर?
0.09 के आसपास या 3.1 मान लो, उस रिलेशन से आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वहां पर हम लोग कौन सी एग्जैक्ट बोली, देखो इधर हमने 1.6 से तो लिया है, पूरा तो नहीं लिया, रिलेशन से निकालोगे तब भी आ जाएगा। आंसर आपका ये आना चाहिए। आप ये निकालो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो, दोनों करेक्ट आंसर है। रिलेशन लिखाया था मैंने 2 दिन पहले, कौन सा वाला, 12,000 अपॉन हाँ, तो क्या बोला, 12,400 अपॉन 4,000 लैम्डा। भैया देखो, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा। ये एक आंसर आपको बता रखा है। अब ये रिलेशन देखो कितना काम आया, नहीं उस समय याद आना जरूरी है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। अब मैंने ये क्यों बताया, तो पहले तो तरीके से समझो, कितनी तो माथाफोड़ी हुई, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, और अगर ये रिलेशन आपको पता है तुरंत आपने निकाल दिया। बोलो कर सकते हो। अगर आप 12,400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा किस में होनी जरूरी है, एंगस्ट्रम में, ये कंपलसरी है। आप लैम्डा मीटर में नहीं लोगे तो देखो हमको एंगस्ट्रम में मिली है। सर अगर हमको मीटर में मिली होती और अगर क्वेश्चन पूछा होता तो एंगस्ट्रम में पहले कन्वर्ट करो, फिर यहां फॉर्मूले में रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ गए। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ये हटा दूं, मैं हटा दूं। देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में आपको पूछी है काइनेटिक एनर्जी। चलो इधर देखो वापस, हमको एनर्जी कितनी मिली, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आंसर निकाल दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन था हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का। अब देखो बड़ा इजी काम है, आप अच्छे से जानते हो, E माइनस ई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। E आपने निकाल दिया, जूल में भी निकाला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाला। अब देखो यहां पर आपको कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सर जूल में निकालो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर यहां पर आपने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली, तो मान के चलिए अब आपको आंसर किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है। अभी आगे नहीं भी बोलेगा तो भी आपका आंसर किस में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। E क्या है, E है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, क्या हमारा E नॉट ही W नॉट होता है, वर्क फंक्शन यही होता है। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है आप लोगों को, 2.13, तो E नॉट दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3.1 में से 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कम करेंगे, क्या आ जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, 0.97 के आसपास। 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कर लोगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी निकाल दी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड यू नो बेटा इधर देखे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, कितनी दे रखी है, 0.97। आप चाहें तो इसको 1 मान सकते थे, बट अगर ऑप्शन में कुछ नहीं है और हम लोगों को डायरेक्ट निकालना है तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑप्शन में होता ना तो इसका अच्छा फायदा क्या होता आप 1 मान के आंसर निकालो, 1, इसको 1 मानते हुए आंसर निकालो। उससे होगा ये कि तुम्हारे आंसर में हल्का सा जो चेंज आएगा तो जो नियर बाई आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ mv², तो आपको देखो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। बेटा m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर क्योंकि निकल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन रहा है, तो आप m की जगह पे क्या रख सकते हो, 9.1 10⁻31 और v² का v²। अब देखो v² इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, तो v² इज इक्वल टू 0.97 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 9.1 10⁻31। अब ये किस में होता है, केजी में, ये किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदलना पड़ेगा आपको, जूल में।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 0.97 दे दिया इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वापस किसमें बदलो, जूल में। इधर देखो, इसको ध्यान से देखना, इसको है ना, एक बार इसको है ना सॉल्व कर दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें बदलना है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में बदलोगे। भाई करना पड़ेगा। सर जूल में क्यों बदला आपने? भैया मैं मास लूंगा, मास किस में आएगा, किलोग्राम में, और किलोग्राम में आएगा तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल कैसे होगा, करवाना पड़ेगा। अरे नहीं करवाओगे क्या, करवाना पड़ेगा। अच्छा, जूल इज इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे ये तो जूल हो गया, जूल को मैंने लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये तो हो गया 0.97 को सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदला। उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय 2 उसके बाद में 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 और ये आया वी स्क्वायर। नहीं हुआ, टफ पड़ रहा है, हाँ टफ पड़ेगा। तो देखो 2 इंटू ये इसका आंसर आता है 1.5529 10 टू द पावर माइनस 19 और ये पूरा डिवाइड, इसका पूरा सोल्यूशन देखो, इसका आंसर कितना आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 34.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस नहीं प्लस का 10 और इसका v निकालना पड़ेगा तो और माथाफोड़ी होगी तुम्हारे लिए, और दिक्कत होगी। और v आएगा 5.84 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं इसको वापस करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन टफ है। एक बार वापस देखें, बात हो रही है बेटा थर्ड पार्ट की, अगेन वापस देखें, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, कितनी मिली, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छे से देखें बेटा वापस। सर आपने इसको जूल में क्यों बदला? बेटा मुझे चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूले में m आएगा और m होगा मास, मास में आएगा यूनिट कौन सी आएगी, किलोग्राम, और किलोग्राम को मुझे कहीं ना कहीं कैंसल करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में बदलूंगा। तो ये जैसे ही मैंने 1.96 10 टू द पावर माइनस 19 में मल्टीप्लाई करा, हमारे पास में इसकी वैल्यू आई है 1.55 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ठीक है। अब आगे ये है काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहां रख दूं। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, v चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये मेरा m/2 कर दूं मैं, 1/2 mv स्क्वायर का मतलब यही हुआ। 2 कहां जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.55 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। जूल की जगह क्या लिखूंगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। देखते रहो ध्यान से। ठीक है, ये 2 ऊपर आया, m कहां जाएगा, नीचे। m किसका है, इलेक्ट्रॉन का, 10 टू द पावर माइनस 19 नहीं 31 kg। कोई तकलीफ नहीं, kg से kg कैंसल। ये kg से kg कैंसल करवाने के लिए आपने वैल्यू किस में रखी, जूल में। नहीं करते तो आंसर सही नहीं आता। देखना ध्यान से। अब मैंने इनको करा डिवाइड, ये तो करना आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड कर सकते हो बेटा। जब मैंने 2 को 1.55 से मल्टीप्लाई करा, देखो चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं कितना हुआ। 2 इंटू 1.55 हो गया तुम्हारा 3.1 माइनस 19 और नीचे आ गया 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। देखते रहो बेटा, सॉल्व तो तुमको ही करना है एग्जाम में, मैं थोड़ी करने आऊंगा तुमको। 3.1 डिवाइडेड बाय
9.1, ये होता है बेटा 0.34 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो माइनस का 31 ऊपर जाएगा तो माइनस का 31 जाएगा तो प्लस का 31, प्लस के 31 में से माइनस का 19 गए जाए, क्या होगा, कितना आएगा 12, प्लस का या माइनस का, प्लस का 12 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अभी तक क्या निकला है, वी स्क्वायर। अब चलो सुनो इधर देखो, मैंने अभी आपको ये बताया था, तो क्या ये और ये अलग अलग है क्या, अरे एक ही बात है ना। डेसिमल को 2 पॉइंट इधर खिसकाया राइट में तो 12 माइनस 2 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 10। मैंने लिखा तो गलत तो नहीं लिखा, क्या ये और ये वैल्यू गलत है क्या मैं इसको और लगा के वी स्क्वायर इज इक्वल टू 34.10 इंटू 10 टू द पावर, या 0 भी लगा दो तो 10 टू द पावर 10 लिख सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं। अब सुनो, अभी आपकी यूनिट क्या चल रही है, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ बेटा, जब आप v फाइंड करोगे तो क्या आप इसका पूरे का स्क्वायर रूट नहीं करोगे, तो मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, मीटर और सेकंड इनवर्स। बेटा 25 का रूट कैसे करते हो, 5 इंटू 5 होता है ना, तो 25 का रूट क्या करोगे तो 5 बच जाएगा, या आप 5 मतलब 5 की स्क्वायर और इसको ऐसे करते हैं हम लोग, ये तो इजी तरीका, तो 2 से 2 कैंसिल और आंसर क्या आता है 5। अब ऐसे ही मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर का रूट करोगे तो इसका क्या आंसर आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसका मतलब आपके पास में देखो 34.10 और 10 टू द पावर -10 इनका तो आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा, है ना, तो ये तो आपको कोई भी हालत में करना है। तो 10 का जो तो आ गया 5, ये प्लस का 10 है ना, ये प्लस का 10 है, ठीक है। मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, और 34.10 का लगभग आपका स्क्वायर रूट क्या आता है 5.84। दिस इज द फाइनल आंसर, करना पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर चॉइस। आते हैं बेटा, ऐसे सवाल आते हैं, दिमाग खराब करना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ा बड़ा सवाल था, पर इन तीनों में से कोई एक चीज तो पूछ ही सकता है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा इजी है, ये आपके उस शीट में भी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, न्यू नॉट दे रखा है बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड करनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन म्यू इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1.1 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका H न्यू माइनस न्यू नॉट, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही पड़ेगा, ठीक है। जूल में ही आंसर निकालना है, सब में जूल है तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। 6.62 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, न्यू माइनस न्यू नॉट कर दो। अब देखो यहाँ पर समझदारी क्या आएगी, यहाँ पर थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन पता होना चाहिए। क्या मैं देखो, या तो 14 को 15 कर दो और या 15 को 14 कर दो, दोनों में से जो ठीक लगे वो करो। तो अगर मैं इसको 1 इंटू 10 टू द पावर 14 कर दूं तो चलेगा। डेसिमल को राइट साइड में भेजूंगा तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 1 क्या हो गया 4। अब मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया, 11 माइनस 6 और इसको ही मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 10 टू द पावर 14 से। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल, 6.62 10 टू द पावर -34, अच्छा 34 को भी कैंसिल कर दो, ये 34 इधर से गया तो ये पीछे कितना बचा 20, तो 10 टू द पावर 20 जूल क्या आंसर आ रहा है। अच्छा फिर उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 6 कितना गया 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3.31 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, फर्स्ट ऑप्शन। भाई 20 को मैंने क्या कर दिया 19, टाइम खराब नहीं करेंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब देखिए क्वेश्चन,
बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है अगर समझो तो। देखो पता है इसने क्या करा, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश करें। आपको दो कंडीशंस दे दी है, मेटल सेम रखा है, समझते रहना, दो सेम मेटल है। कहता है कि व्हेन अ सर्टेन मेटल वॉज इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3.2 10⁻16 हर्ज, इरेडिएटेड विद दिस द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, यहां से निकला फोटो इलेक्ट्रॉन, हैज द काइनेटिक एनर्जी, हैज द या हैड द काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब अगर मैं दूसरी तरफ इसी मेटल के ऊपर इतनी फ्रीक्वेंसी का, दूसरी तरफ इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को स्ट्राइक कराऊं और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी से इस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो डबल है। सुनना ध्यान से, हैज द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हैज द ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन दिस टाइप ऑफ हैपेंस। तो जो सुनो, अगर ये काइनेटिक एनर्जी 1 है और ये काइनेटिक एनर्जी 2 है, तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ दी 1 बोल सकता हूं? भाई देखो, इसको काइनेटिक एनर्जी बोला, ये भी काइनेटिक एनर्जी ही है, तो क्या मैं एक बार के लिए, है ना, 2 ऑफ दी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी 1, यही हुआ। सेकेंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी क्या माना इसको 1, और इस वाले को मैंने क्या कहा 2। समझना बात को, यह कहता है कि जब इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करवाऊं तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसकी, इसकी काइनेटिक एनर्जी से दुगुनी है, ट्वाइस है। बोलो क्लियर है? तो ये वाली अगर काइनेटिक एनर्जी 1 है तो ये काइनेटिक एनर्जी 2 हुई, कर सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी 2 इज द डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 1। ये बात समझ में आई? यस नो? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इन दोनों मेटल सेम है फॉर द सर्टेन मेटल, और मेटल सेम है, मेटल में चेंज नहीं आएगा। मेटल, अच्छा सेम मेटल है तो हर मेटल का अपना एक फिक्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फिक्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका म्यू नॉट और इसका म्यू नॉट तो क्या होगा? सेम। मेटल सेम है तो म्यू नॉट भी क्या होगा? बोलो बात समझ में आई? अब सुनना, यहां है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज ग्रेटर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला था हमने? तो काइनेटिक एनर्जी को बोला था H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, और इसको भी क्या बोलूंगा? 2 इंटू H न्यू इंटू न्यू नॉट। बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ? ठीक है। क्या इसके H को इसके H से कैंसिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है ना भैया? देखो इधर ध्यान से सुनना, 2 ऑफ द डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो H कांस्टेंट है तो H 12। एक्चुअली यहां पर ये ध्यान रखना, ये ऐसे है, 2 टाइम कौन है? देखो इधर काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है? H मल्टीप्लाइड बाय न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये जो 2 है वो इसका रिलेशन है, तो मैं H को H से क्या कर सकता हूं? कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब देखना ध्यान से ध्यान से, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 न्यू माइनस 2 न्यू नॉट लिखा जा सकता है? कोई तकलीफ नहीं। अब आगे न्यू माइनस न्यू नॉट इधर ले लिया और ये 2 न्यू नॉट हो गया। क्या मैं किसी एक वैल्यू को इधर और इधर लेके चला जाऊं? कौन सी ले? देखो इधर देखो, आप न्यू नॉट ले लो, देखो इधर करो, न्यू ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया न्यू 1, इधर देखना, ठीक है। अगर मैं न्यू 2 में से 2 न्यू 1 को नहीं, हाँ को घटा दूं, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं?
बड़ी बात नहीं। अच्छा, इनको अगर अपन ऐसे लिखें, एक्सचेंज किया जा सकता है और ये एज इट इज रहेगा। अच्छा, न्यू माइनस टू न्यू नॉट कितना होगा? माइनस का न्यू नॉट। अब देखो, अब मुझे माइनस के साइन को हटाना था, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का न्यू नॉट प्लस का टू न्यू वन प्लस का न्यू नॉट लिखा जा सकता है। अब सुनो ध्यान से, इसको भी मैं आगे पीछे कर सकता हूं, आ जाएगा। अब न्यू वन किसको माना था? तो देखो, वन इसको माना था तो न्यू वन मेरा ये होगा। मैंने जिसको वन माना था उसी को न्यू वन मानूंगा, जिसको मैंने टू माना था उसी को मैं न्यू टू मानूंगा। तो न्यू वन कौन है मेरा? 2 इंटू 2.02 इंटू 10⁻16 हर्ज माइनस 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ज इज इक्वल टू न्यू नॉट। ये कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻16 माइनस 3.2 इंटू 10⁻16। 4 में से 3.2 गया, क्या बचा? 0.8 इंटू 10⁻16 आंसर। या फिर 8 इंटू 10⁻15, ये इसकी यूनिट किस में आ जाएगी? हर्ज में। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बेटा आपको दिया हुआ है न्यू नॉट 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, या चाहे आप समझिए इसको हर्ट्ज बोल सकते हो। और क्या दिया हुआ है आपको? न्यू दिया हुआ है। न्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। आपको पूछा है बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या जानते हो आप लोग? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन हमने लास्ट क्लास में कई बार पढ़ा है। क्या मैं इसको एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं? अब अगर यही सेम क्वेश्चन लैम्डा देके करवाया होता तो हम आगे लैम्डा का भी रिलेशन लेते, लेकिन लैम्डा नहीं दिया है, हमें सिर्फ न्यूज मिले हैं, तो न्यू को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 6.62 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू कितना है? न्यू है 1 इंटू 10⁻15 माइनस न्यू नॉट है बेटा 7 इंटू 10⁻14, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसको 10⁻15 ना लिखकर क्या मैं इसको 10 इंटू, ध्यान से देखना, 14 लिख सकता हूं? क्या इसको 10⁻7 लिख सकता हूं? तो 10⁻7 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻14 लिख सकता हूं बेटा, जूल इंटू सेकेंड। अब देखो ये दोनों की वैल्यूज हर्ज में आएगी या सेकेंड इनवर्स में आएगी, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? सेकेंड इनवर्स ही मिलेगा। सेकेंड इनवर्स को क्या सेकेंड से कैंसिल आउट किया जा सकता है? बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा? मैं यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 को 6.62 से मल्टीप्लाई करते हैं 91, तो यार मुझे करने पॉइंट का लगेगा, तो यार मुझे ही करने, फिर या तो पूरा स्पष्ट बोलो, तो या तो ऐसे बोलो 1.98 माइनस 20 जूल, 19 जूल। या तो मुझे ही करने दिया करो, ताकि तुम बीच में बोलते हो मेरा रिदम खराब हो जाता है, फिर गोचपोच हो जाता है। आंसर देख के यस सर करेक्ट आंसर, क्योंकि फिर क्या है, मैं रिदम में चल रहा हूँ, फिर वो ये वीडियो में ये कटिंग बहुत दिक्कत करती है मुझे। सुने ध्यान से,
बेटा 3 को 6.62 से मल्टीप्लाई किया 1.98, 34 और 14 को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया -19। आंसर आपका आ जाता है 1.98 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, या आप 19.8 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया? इजी था, कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आज की क्लास में वापस हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली विथ। देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि आपको स्टेटमेंट क्लियर मैंने बता रखा है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों के केस में, है ना। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर आपको हमने दोनों बातें बताई थी कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको ये याद रखना होगा, आपको बकायदा अच्छे से लिखा रखा है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखा रखा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ना कि E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच न्यू, और E नॉट को ही तो तुम क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी, है ना, W बोलते हो। अब ये W जो है, E नॉट जो है आखिर में है तो काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब क्या आपने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट नहीं बोला था क्या? E माइनस ई नॉट को हम H और उसको न्यू माइनस न्यू नॉट नहीं बोलते। अब H एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को प्रोपोर्शनल मान सकता हूं इस दोनों के डिफरेंस से, और न्यू माइनस न्यू नॉट का डिफरेंस तो न्यू ही आएगा ना, एक फ्रीक्वेंसी आएगी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई पूछता वेवलेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर फ्रॉम अ सरफेस स्टार्ट्स ओनली व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस हैज अ सर्टेन मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ कैसी चाहिए, मैक्सिमम। वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कौन सी वेलोसिटी से आ रहा है, हमें फर्क पड़ता है एनर्जी से। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास मिनिमम क्या होनी चाहिए, या तो होनी चाहिए आपके पास फ्रीक्वेंसी, या होना चाहिए आपके पास लैम्डा मैक्सिमम। तो इसने पूछा है मिनिमम क्या होना चाहिए, तो मिनिमम होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। अगर यही क्वेश्चन में मिनिमम की जगह मैक्सिमम आ गया होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, वेवलेंथ हो जाता। अभी क्या पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, और ना आपका यहाँ पे इंटेंसिटी कोई मतलब रखती है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये अच्छा सवाल है, कल हमने इसके बारे में बात की थी, तो मैं सीधा आपको थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। आप थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका जो हम निकाल सकते हैं वो क्या है, आप क्या कर सकते हैं, देखो वही सेम चीज़ है, एक मेटल है, मेटल की सरफेस पे क्या आ रही है, एक एनर्जी आ रही है जिसकी इसने देखो लैम्डा बताई, लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब आपको E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। हमें इसने लैम्डा दे दी और उसका वैल्यू कुछ नहीं दिया है, बस उसका लैम्डा माना है। इल्यूमिनेट अ मेटल एंड इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसी कोई एनर्जी लैम्डा वाली आती है और उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, और उसके लिए जो पूछा है इसने काइनेटिक एनर्जी बताई है वो कितनी है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसने बता रखा है। अनदर लाइट सोर्स, मतलब मेटल सेम ही है, सेम मेटल, ऐसा का ऐसा सेम मेटल, और उस पे अनदर सोर्स से आ रही है,
और उसके लिए जो एनर्जी है उसकी लैम्डा हमारे ओरिजिनल लैम्डा से क्या हो गई, लैम्डा बाई 3 है। मतलब जो भी ये लैम्डा थी उसका कितना आया, लैम्डा बाई 3। मतलब जो भी ये लैम्डा होगी उसका 1/3 पार्ट है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसको एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा की जगह में लैम्डा बाई 3 लिख दूं, समझने के लिए, एक बार इजी रखने के लिए। और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो है आपके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल सेम है, ये भी सेम मेटल है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। आपको W, अच्छा W दोनों के लिए ही क्या होगा, सेम होगा। क्या कल वाला ही क्वेश्चन है ना, कैसे करोगे, आपको क्या निकालना है, W निकालने का देखो तरीका क्या हमने पढ़ा था। आप देखो जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखो इसका एक और तरीका अभी हमारे पास में आया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, या एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, W प्लस काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी W क्या है, E नॉट। भाई आपने क्या ये पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस E नॉट। और E नॉट को तुम क्या बोलते हो, W या W नॉट। तो क्या मैं इसको E इज इक्वल टू W नॉट अपॉन के लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। अब ध्यान से देखना, एक सिस्टम, इसको बोलता हूं सिस्टम 1 और इसको बोल देता हूं सिस्टम या केस 1 और केस 2। समझना, शॉर्ट कर रहा हूं, थोड़ा इजी कर रहा हूं। इजी कैसे कर सकते हो आप, क्या E1 को और E2 को कंपेयर कर सकते हो बेटा, क्या आप कंपेयर कर सकते हो, E1 को E2 के साथ कंपेयर करना है, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करेंगे, E1 इज इक्वल टू, तो E1 इज इक्वल टू, E1 की तो वैल्यू हमको पता नहीं है, पर E1 इज इक्वल टू W नॉट एज इट इज रखो। अच्छा, E को क्या मैं H न्यू या HC बाई लैम्डा लिख सकता हूं, E1 की जगह मैं HC बाई लैम्डा लिख सकता हूं। ठीक है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो ये मेरा क्या हो गया, लैम्डा 1 लैम्डा 1 W नॉट अपॉन KE, और KE 1 आएगा। ये देखो शॉर्ट करने का तरीका थोड़ा समझना। ठीक है, अब इसको मैं HC लैम्डा 2 बोल सकता हूं, और ये लैम्डा 2 हमारी कितनी है, लैम्डा 2 कितनी है, लैम्डा बाई 3 है, लैम्डा 2 लैम्डा बाई 3 है। ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह अब लैम्डा बाई 3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये वाली बात समझ में आई। लैम्डा 1 तो यूं का यूं रखा, इसको लैम्डा 1 को लैम्डा बोलूं, तो लैम्डा 2 क्या हो गई, लैम्डा बाई 3। अच्छा, W नॉट सबका ही सेम रहेगा, ये सेम टू सेम। अच्छा, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह वैल्यू रख दूं, कोई तकलीफ नहीं। क्या मैं इस HC को इन HC से काट कर सकता हूं। अब ये एक तरह से देखो समझना, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, ये लैम्डा नीचे आएगा और ये लैम्डा, अभी एक बार के लिए इसको ऐसे ही रख दो अगर, तो क्या मैं इसको 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू W नॉट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 बाई लैम्डा इज इक्वल टू W नॉट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जा सकता है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब लैम्डा देखो 3 नीचे रहेगा, लैम्डा ऊपर और ये लैम्डा नीचे, तो क्या लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझते जाना बेटा। इधर देखो, क्या मैं इसको 1/3 W नॉट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन W नॉट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये मेरा 1 ऊपर ही रहा और 3, तो 1/3। अच्छा, इज इक्वल टू की वैल्यू तो आगे चली जाएगी, वो तो बात वो की वो हुई कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो देखो W नॉट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3W नॉट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्या W नॉट
इधर से उधर चला जाए और ये इधर से इधर आ जाए तो चलेगा? अच्छा ये कुछ नहीं है तो 1W0 तो है, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2W0, 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2W0, तो इसका मतलब W0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना हो गया? सही है। आपने चाहे बड़े मेथड से किया हो, छोटे मेथड से किया हो, मैथमेटिक्स है। आपको जैसे, अच्छा कई लोग इस स्टेप को भी अवॉइड कर सकते थे। भाई आपको अच्छे से पता है कि भाई E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, HC बाई लैम्डा होता है। मैं ये HC बाई लैम्डा लिखता ही नहीं, HC लिखता ही नहीं, मैं सीधा 1 लैम्डा और 3 बाई लैम्डा लिखता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी समझ कितनी डेवलप्ड है, आप कितना इजीली न्यूमेरिकल्स को हेल्ड करना स्टार्ट कर चुके हो। कई बच्चे कुछ नहीं करेंगे, सीधा आपको लगेगा सर इतना टाइम मुझे लगा है क्योंकि मुझे पढ़ाना था। आप इसको विद इन 1 मिनट में खत्म कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन इजी है। और वैसे इसमें कैलकुलेशन नाम की कोई चीज दी ही नहीं इन्होंने। बताइए यहां आके कैलकुलेशन हो रही है, क्या है ये? कोई बड़ी कैलकुलेशन है? कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। समझने का फर्क है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो ये इजी है, नहीं तो ये हार्ड है। ठीक है।